हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के लेक्चर्स में। यहाँ हम लोगों ने पिछले लेक्चर में फुल वेव रेक्टिफायर्स के बारे में पढ़ा था और उससे संबंधित डेरिवेशंस को किया था और उसके गुण एवं डीमेरिट्स अर्थात दोष के बारे में जाना था। तो जो हमारे फुल वेव रेक्टिफायर के गुण रहते थे, गुण में हमारा क्या था, इसमें हाफ वेव रेक्टिफायर की अपेक्षा रिपल फैक्टर कम था और इसके ट्रांसफार्मर में प्रत्येक हाफ साइकिल में करंट विपरीत डायरेक्शन में प्रवाहित होती है। जो हमारे फुल वेव रेक्टिफायर रहते हैं अतः ट्रांसफार्मर की कोर जो रहती है उसमें मैग्नेटिज्म उत्पन्न नहीं होता, जबकि हाफ वेव रेक्टिफायर में ऐसा नहीं होता है। इसका वोल्टेज रेगुलेशन अच्छा होता है। इसके दोषों की बात करें तो इसके दोषों में इसमें 2 डायोड की आवश्यकता होने के कारण इसकी कॉस्ट क्या थी, अधिक पड़ती थी और फुल वेव रेक्टिफायर में पीक इनवर्स वैल्यू का मान हाफ वेव रेक्टिफायर की तुलना में दोगुना होता था। आज हम बात करेंगे फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर की। यहाँ इन दोनों का अंतर समझना ज़रूरी है। जो हमारा पिछला था वह था फुल वेव रेक्टिफायर, जिसमें सिर्फ 2 डायोड्स का यूज हो रहा था जिनसे हमें पॉजिटिव साइकिल्स मिल रही थी। यहाँ हम आज अभी जो पढ़ेंगे वो है हमारा फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। यहाँ पे हम डायोड्स का उपयोग ब्रिज के रूप में करेंगे। यहाँ हम 4 डायोड्स का उपयोग करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। तो फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर एक ऐसा सर्किट होता है जिसमें 4 डायोड का प्रयोग करके ब्रिज की 4 साइड्स बनाई जाती हैं, जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। यहाँ हमने डायोड्स D1, D2, D3, D4 का यूज किया है और यह AC इनपुट के दोनों हाफ साइकिलों में DC आउटपुट प्रदान करता है। हम इसमें जो देते हैं इनपुट्स वो क्या देते हैं, AC देते हैं और इसकी दोनों हाफ साइकिल में यह हमें क्या देता है, हमको यह DC आउटपुट प्रदान करता है। इसकी जो आउटपुट वेव रहती है वो डायोड वाले फुल वेव रेक्टिफायर के समान ही होती है, अर्थात जो हमने 2 डायोड वाला रेक्टिफायर पीछे पढ़ा उसी के समान हमें इसका आउटपुट मिलता है। तो इसमें 4 डायोड्स हमारे D1, D2, D3, D4 दिए हुए हैं, जिससे हमारा ब्रिज का सर्किट बनाया गया है। इस ब्रिज के 2 विपरीत सिरे हैं, कौन कौन से, A और C। इस ब्रिज के हमारे 2 विपरीत सिरे रहे, A और C, जो ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी कॉइल S1 और S2 से जुड़े रहते हैं। ये हमारी प्राइमरी कॉइल हो गई P1 और P2, ये हमारी सेकेंडरी कॉइल हो गई S1 और S2 और दूसरे 2 विपरीत टर्मिनल हमारे B और D रहते हैं, जिनके बीच में हमारा क्या रहता है, लोड रेजिस्टेंस RL रहता है। तो ब्रिज रेक्टिफायर में ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग में सेंटर टेप की आवश्यकता हमें नहीं पड़ती, लेकिन जो हमने पीछे डायोड पड़ा था उसमें हमें सेंट्रल टेप की आवश्यकता पड़ती है। उसमें क्या होता है, यहाँ से इस तरीके से एक सेंटर टेप जाता है जो कनेक्ट करता है दोनों डायोड्स को। तो इस तरीके की आवश्यकता हमें इसमें नहीं पड़ती है। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे डायोड D1 है, ये D2 है, ये D3 है, ये D4 है। तो D1 और D2 जो डायोड हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में दिख रहे हैं और D4 और D3 हमारे यहाँ अपोजिट डायरेक्शन में। तो इस तरीके से हम इसकी वर्किंग शुरू करते हैं। तो इस स्थिति में जो ट्रांसफार्मर रहता है, इसकी सेकेंडरी कॉइल रहती है जो S1, इसे हम पॉजिटिव करते हैं। जैसे कि हमने कोई पॉजिटिव वेव फॉर्म भेजी, तो जब ये पॉजिटिव वेव फॉर्म गई तो P1 पॉजिटिव है और P2 नेगेटिव। तो P1 पॉजिटिव जब गया तो S1 हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो गया और ये S2 क्या हो जाएगा, हमारा नेगेटिव हो जाएगा। तो इस कारण जो हमारे डायोड D1 और D2 रहते हैं, हमारे डायोड यहाँ से हम गए, ये डायोड D1 गया और D2 गया, ये फॉरवर्ड वाइज में हो जाते हैं और इसमें करंट प्रवाहित होने लगती है। D1 और D3 में
जो हमारी करंट प्रवाहित होती है D1 और D3 में होती है, और D2 और जो D4 होते हैं हमारे, ये रिवर्स वाइज में हो जाते हैं। ये हमारे D2 और D4, क्योंकि ये इधर से आते हैं तो इधर से आ रहे हैं, तो ये इनको रिवर्स वाइज में कर दिया। तो रिवर्स वाइज में करने पर क्या होते हैं, ये डायोड ओपन सर्किट हो जाते हैं, अर्थात ऑफ हो जाते हैं। इनमें करंट प्रारंभ संभव नहीं होता है। तो जो D2 और D4 हैं, इनमें ओपन सर्किट हमने इस फिगर में दिखाया हुआ है, जैसा कि ये दिख रहा होगा। तो ये इस तरीके से ओपन सर्किट रहते हैं और इनमें कोई करंट प्रवाहित नहीं होता। तो जो सर्किट में करंट प्रवाहित होता है वो S1 से चलकर D1 और D1 से यहाँ से लोड से होते हुए D3, और इस तरीके से ये सर्किट में करंट का फ्लो होता है। और किससे किसकी तरफ होता है, हमारा ये जो B है, B से D की तरफ होता है। ये हमारा B रहा और B से D की तरफ करंट का फ्लो हो रहा है। तो इस तरीके से जो हमारे करंट का पाथ बन रहा है वो S1 से चल के A, और A से चल के B, और B से चल के D, और D से चल के C, और C से चल के S2 होते हुए फिर से S1 की तरफ जा रहा है। तो इस तरीके से ये पाथ हमारा करंट के फ्लो का बन रहा है, किसमें, डायोड में, जिसमें हमारे दो डायोड ऑन है। कौन कौन से, D1 और D3। हमारे दो डायोड ऑफ हैं, D2 और D4। तो इस तरीके से ये हमारा पाथ बनता है और पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए ये वर्क करता है और हमें आउटपुट देता है। अब हम बात करते हैं इसकी नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए। ये तो हमने पॉजिटिव हाफ साइकिल दी थी, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये ऑन हुई ये डायोड और दूसरे डायोड ऑफ रहे। अब हम बात करते हैं नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए। तो नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए हम इस फिगर में देखेंगे, ये हमारी नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए रहा, अर्थात हमने इस तरीके से नेगेटिव हाफ साइकिल दी। तो P1 हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और P2 हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस तरीके से जो हमारे कोयल के दूसरे सेकेंडरी सिरे हैं, तो वो S1 भी हमारा नेगेटिव हो गया और S2 पॉजिटिव हो गया। तो पहले जो सिरे, जो डायोड्स ऑन हो रहे थे, अब वो क्या होंगे, ऑफ होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में पहुँच गए, तो वो ऑफ डायोड की तरह काम करने लगेंगे। तो इस तरीके से S1 नेगेटिव हो जाता है। इसके कारण डायोड D4 और हमारा D2 फॉरवर्ड वाइज में आ जाता है। हमारा D4 कौन सा है, ये, और D2 कौन सा है, ये। तो ये दोनों डायोड्स हमारे फॉरवर्ड वाइज में आ जाते हैं, और फॉरवर्ड वाइज में आने के कारण इनमें करंट का प्रारंभ संभव होता है। जबकि हमारे डायोड जो D1 और D3 हैं, ये हमारे अब क्या है, नेगेटिव साइकिल होने पर रिवर्स वाइज में हो जाते हैं। तो रिवर्स वाइज में होने से क्या है कि इनमें करंट का फ्लो नहीं होता और ये क्लोज सर्किट की तरह काम करते हैं। जैसा हमने पीछे पढ़ा था, पीछे हमारा क्या था, पॉजिटिव साइकिल में हमारे D1 और D2 ऑन होते हैं, लेकिन हमारी नेगेटिव साइकिल में कौन से ऑन हो रहे हैं, D4 और D3। तो इस तरीके से जो हमारा ये सर्किट रहता है, तो इसमें ये हमारे काम करते हैं। तो इस तरीके के ये जो इसका पाथ रहता है, अब इसका पाथ देखेंगे। मैं इसे पेन से बनाऊंगा, आप इसको पढ़ते हुए देखेंगे। इसका पाथ एक बार दोबारा बनाता हूँ। इसके पॉइंट्स लिखेंगे, जिन पॉइंटों से चल के, पाथ से चल के ये पाथ को फॉलो कर रहा है। तो वो पाथ के पॉइंट कौन कौन से हो गए, अर्थात यह S2 से C से D2 से B से D से A से S1 इस तरीके से चलकर पाथ को फॉलो करेगा। तो इसकी जो करंट की हाफ साइकिल में भी जो B से D की ओर रहेगी, इसकी डायरेक्शन, करंट प्रवाह की डायरेक्शन कहाँ रहेगी, B से D, और इससे पहले भी करंट की डायरेक्शन क्या थी, B से D थी। तो इस तरीके से
करंट हमारी लोड के थ्रू फ्लो हो रही है। तो जो आउटपुट में दोनों फॉरवर्ड में यूनिडायरेक्शनल डीसी करंट प्रवाहित होती है। अर्थात जो हमारा ये रहता है, हम देखते हैं इसमें कि इनपुट एसी के दोनों फॉरवर्ड वाइज के लिए भी लोड रेजिस्टेंस में करंट का फ्लो होता है, का प्रभाव एक डायरेक्शन में होता है, और रिवर्स वाइज में भी, मतलब जो नेगेटिव हाफ साइकिल दी है उसमें भी हमारा जो करंट का फ्लो होता है वो हमारा बी से डी की ओर ही सेम होता है। तो इस तरीके से ये हमारा फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर का सर्किट है, जिसमें हमने 4 डायोड्स का उपयोग किया हुआ है। तो वेव ब्रिज रेक्टिफायर के इनपुट और आउटपुट वेवफॉर्म्स को प्रदर्शित किया हुआ है। अब हम बात करेंगे इसकी साइकिल्स की, कि आखिर इसकी साइकिल्स का आउटपुट किस तरीके से हमें आता है, उसे समझने की कोशिश करेंगे। तो इस तरीके से ये हमारा इसकी साइकिल्स हैं। तो जो हमने ये दिए हैं, ये हमारी इनपुट एसी सप्लाई है, जो हमारी दोनों साइकिल्स में चल रही है। ठीक, तो इस पॉजिटिव साइकिल में हमारा D1 ऑन है और D3 ऑन है। इसमें हमारा D2 और D4 ऑन है, D1 D3 D2 D4। ठीक, तो इस तरीके से पॉजिटिव हाफ साइकिल में हमारा हाफ पॉजिटिव साइकिल के लिए ये D1 ऑन रहा, और हाफ नेगेटिव साइकिल के लिए क्या रहा हमारा, ये D1 और D3 ऑफ रहा। इसी तरीके से D2 हमारा ऑन रहा, इसके लिए D1 और D3 ऑफ रहा, D2 और D4 ऑन रहा। तो इस तरीके से ये हमारे लिए हाफ साइकिल्स अलग अलग मिल गई, और जो आउटपुट में हमें मिलती हैं वो कुल साइकिल मिलती हैं जो फुल के रूप में होती हैं। तो इस तरीके से ये हमें फुल वेव रेक्टिफायर की इनपुट और आउटपुट वेवफॉर्म्स इस सर्किट में शो हो रही हैं। इन सर्किट्स को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि इनको समझ में आ जाएगा तो आप आसानी से थ्योरी को लिख सकते हैं। अब हम बात करेंगे ब्रिज रेक्टिफायर के गुणों की। तो ब्रिज रेक्टिफायर के कौन से गुण हो सकते हैं? एक सबसे पहला गुण हो सकता है सेंटर टेप वाला, कि इसमें सेंटर टेप ट्रांसफार्मर की आवश्यकता नहीं पड़ती। जबकि जो पिछला रेक्टिफायर था, फुल वेव रेक्टिफायर, उसमें क्या था, सेंटर टेप ट्रांसफार्मर की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा है पीक इनवर्स वैल्यू का मान। तो 2 डायोड वाले फुल वेव रेक्टिफायर की तुलना में इसका पीक इनवर्स वैल्यू क्या होता है, आधा होता है। तो यहाँ समझ में आ गया होगा इसको हम क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि पीक इनवर्स वैल्यू इसकी क्या है, आधी होती है। और ट्रांसफार्मर की फुल सेकेंडरी कॉइल का उपयोग होता है, अर्थात जितने जो भी सेकेंडरी कॉइल रहती है उसका पूरा उपयोग होता है इसमें। अब आते हैं ब्रिज रेक्टिफायर के दोषों के बारे में। तो ब्रिज रेक्टिफायर के दोष कौन कौन से हैं? सबसे पहला दोष तो यही है कि इसमें 4 डायोड्स की ज़रूरत पड़ती है। हम सबसे पहले एक डायोड यूज कर रहे थे, फिर 2 कर रहे थे, फिर हमने 4 डायोड्स यूज किए। तो 4 डायोड जब यूज किए तो ये सर्किट हमें क्या है, बहुत महंगा पड़ता है, और इसका वोल्टेज रेगुलेशन क्या है, वो अच्छा नहीं है। इसका वोल्टेज रेगुलेशन अच्छा नहीं है। लेकिन जो हमारा डायोड वाला था, 2 डायोड वाला, जिसमें हम सेंटर टेप ट्रांसफार्मर यूज कर रहे थे, उसका फुल वोल्टेज रेगुलेशन क्या था, अच्छा था। तो इन चीज़ों को हम विभिन्न रेक्टिफायरों की तुलना करके समझ सकते हैं कि किस में क्या प्रॉब्लम आ रही थी और किस में क्या नहीं थी। तो इस तरीके से इनको समझते हैं। यहाँ हमारे पास ग्राफ दिया हुआ है, मतलब लिस्ट दी हुई है। तो इसमें एक तरफ हमारे अभिलक्षण दिए हुए हैं, दूसरी तरफ हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर और ब्रिज रेक्टिफायर्स के बारे में दिया हुआ है। तो इस तरीके से हम इनमें तुलना करेंगे। तो सबसे पहले हम तुलना करेंगे डायोड्स की संख्या की। तो जो हमारे हाफ वेव रेक्टिफायर है उसमें 1 डायोड है, फुल वेव रेक्टिफायर में 2 डायोड है, और ब्रिज रेक्टिफायर में हमारे 4 डायोड्स हैं। पीक इनवर्स वैल्यू की तुलना करें तो हमारा जो हाफ वेव रेक्टिफायर है इसमें BM है, इसमें जो है 2 BM है, और इसमें BM है।
ये हमारी पीक इनवर्स वैल्यू है। पीक इनवर्स वैल्यू क्या है? फुल वेव रेक्टिफायर, जो दो डायोड वाली फुल वेव रेक्टिफायर है उसकी तुलना में आधी है। इसके बाद हम आते हैं रिपल फैक्टर पे। रिपल फैक्टर कैसा है? जो हाफ वेव रेक्टिफायर है उसका 1.21 है, फुल वेव का 0.482 और ब्रिज रेक्टिफायर का 0.482। तो इस तरीके से ये इनके रिपल फैक्टर है। आगे बात करते हैं रेक्टिफिकेशन फ्रिक्वेंसी की। तो ये 40.6%, 81.2% और 1.2%। कुछ गड़बड़ है इसमें। दूसरा है लोड करंट IM। तो IM इजकल टू BM/RL + RF, ये सब में सेम है। DC करंट IM/पाई, 2IM/पाई और 2IM/पाई। जो करंट का IRMS मान है वो IRM/2, IRMS/√2, IRMS/√2। और जो रिपल फ्रिक्वेंसी है वो FI है, ये 2FI और ये 2FI। तो इस तरीके से ये सारे पैरामीटर्स रहे जिनका हमने कंपेयर किया। तो इस तरीके से ये टॉपिक हमारा ब्रिज रेक्टिफायर का यहाँ पर समाप्त होता है। आगे के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे फ़िल्टर।